हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वाटर और वाटर पोल्यूशन के बारे में और इस वीडियो में हम देखेंगे सॉइल और सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं तीसरे एबायोटिक फैक्टर लैंड के बारे में। लैंड तो नहीं, लैंड में बेसिकली होता है सॉइल। सो हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में। बट स्टार्ट करते हैं लैंड से कि लैंड जो होता है, लैंड में बहुत सारे लेयर्स हैं और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर या फिर आप कहो आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रस्ट है और ये क्रस्ट जो है ये बेसिकली या तो रॉक से बना हुआ है या फिर सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम कहें कि सिर्फ रॉक से बना हुआ है तो ये सही होगा कहना, इससे सिर्फ रॉक से बना हुआ है तो हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि ये रॉक से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी जो अर्थ है, जो लैंड है, वो बेसिकली रॉक्स था, उसी के फॉर्म में मिनरल्स मिलता था और उसी के फॉर्म में लैंड एग्जिस्ट करता था, रॉक्स के फॉर्म में। बट ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे पानी, हवा, ऑर्गेनिजम्स आए, उस तरह से आपका रॉक्स का शेप भी बदलता चला गया। तो कैसे रॉक से हमें मिला सॉइल, जो कि अभी हमारे लिए मेन चीज है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। सॉइल, सॉइल हमें कैसे मिला? तो उसका कहानी स्टार्ट होता है सन से, ठीक है। सन से क्या होता है? तो सॉइल जो रॉक्स है, बेसिकली जब हम रॉक से स्टार्ट करते हैं तो जब रॉक है, मान लो एक रॉक है, एक बड़ा सा रॉक है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा शेप है, बहुत सारा, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उठा है, अलग अलग तरह के शेप में होता है, अलग अलग डिजाइन में होता है। तो जब सन आया तो सूरज आया तो कहीं पर उसका कहीं पर ज्यादा धूप पड़ रहा है, कहीं पर कम पड़ रहा है। सूर्य का जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे अलग अलग पार्ट्स में धूप पड़ रहा है और जैसे जैसे धूप पड़ रहा है वैसे वैसे तो वो हीट भी होगा। अब एक एरिया ऐसा है जिसपे दिन भर धूप लगा और एक एरिया ऐसा है जिसपे सिर्फ 1 घंटा धूप लगा, क्या दोनों बराबर हीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जिस पार्ट पे हमेशा धूप लगा वो ज्यादा हीट रिसीव किया है, उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। वही जो सिर्फ 1 घंटा रिसीव किया वो तो जस्ट एक टेम्परेचर तक, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आया और फिर वापस चला गया, क्योंकि एक ही घंटा उसमें धूप लगा तो वो कंपैरेटिवली गर्म हुआ ही नहीं और एक बार बहुत गर्म हो गया। अब इसके चक्कर में क्या होता है, जब रात आया, जब रात हुआ जैसे ठंड पड़ा तो एक पार्ट है जो ज्यादा ठंडा हो गया और जो गर्म वाला पार्ट था वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रह गया। तो इस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है। एक रॉक में ही अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है, अलग अलग ये हीटिंग हो रहा है, अलग अलग कूलिंग हो रहा है और इसके चक्कर में क्या होता है कि एक वो जो अपर जो पार्ट है जो ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है वो तो एक्सपैंड कर रहा है और रात में वो सिकुड़ना चाह रहा है, लेकिन जो ठंड जो कम हीट हुआ वो तो उतना फैला ही नहीं, सिकुड़ा काफी हद तक। तो इस तरह से सिकुड़ने और फैलने के चक्कर में क्या होता है कि उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे छूटने लगता है और इस तरह से ये छोटा छोटा पार्टिकल जो हो गया, एक रॉक का जो छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, वही आपका धूल करके सॉइल में चला, मतलब मिट्टी बन गया। इसी तरह से बहुत हाई डेंसिटी में आप सोचो, पहले हर जगह मान लो लैंड अगर रॉक है तो धीरे धीरे होते 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 इस तरह से तो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो पहला कहानी है आपका सन का, सन सबसे पहला काम करता था। अब दूसरा चीज जो है, दूसरा इसमें जो रोल है वो वाटर का है, ठीक है। वाटर क्या करता है? वाटर एक्चुअली आपका दो तरह से काम करता है। कैसे दो तरह से? पहला तरीका कि जब पानी आता है तो ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पे ऑरिजिनली एक जगह गड्ढा था, अब उस गड्ढे पे जाकर के अटक गया पानी, ठीक है। अब पानी अटका तो फिर वही सूर्य अभी भी है ना, सन तो हमेशा है, तो सन जब आया तो मतलब जमीन को भी हीट किया, उस रॉक को भी हीट किया और उसके अंदर का पानी को भी हीट किया।
कहीं पर वही फिर बात हो गया कि कहीं पर जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, और पानी जल्दी गर्म होता नहीं है तो वो खूब ठंडा का ठंडा रहना चाहेगा। और इसके चक्कर में जो रात होगा, रात तक तो वो पानी गर्म हुआ है, उस समय उसको फैला फैला हुआ रहना चाहेगा, और मिट्टी जो है वो सिकुड़ना चाहेगा। अब इसे फैलने और सिकुड़ने के चक्कर में आपस में जो झगड़ा हो रहा है पानी का और इसका मिट्टी रॉक का हो रहा है, ये झगड़ा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इसके चक्कर में काफी लेयर हट जाता है, ऊपर का लेयर, मतलब वही रॉक का ऊपर वाला लेयर फिर से छूट गया, और इस तरह से छूट करके वो फिर से दूसरा सॉइल मतलब और नया सॉइल पार्टिकल बना दिया। ये तो पहला तरीका पानी में काम करने का। दूसरा भी तरीका होता है जहाँ जो कोस्टल एरिया होते हैं, जहाँ पर टाइड्स आता है, जैसे कि बहुत सारा एरिया है ना जहाँ पर पहाड़ है और जस्ट बगल में समुद्र है, और समुद्र है तो वहाँ पर टाइड्स भी उठेगा, टाइड उठता है ना, मून के ग्रेविटेशन से टाइड उठता है। अब जो टाइड उठता है कुछ हाई टाइड्स होता है, कुछ लो टाइड्स होता है, तो जो लो टाइड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर पानी बार बार हिट कर रहा है, वहां पर बार बार पानी के मार खाने से, पानी का चोट खाने से जो ये है रॉक्स है, वो रॉक धीरे 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 लूज पड़ता चला जाता है, और लूज पड़ते 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 वो इस तरह से पानी के साथ वॉश हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अक्सर पानी का शेप बन जाता है जो कोस्टल एरियाज में जो वाटर होता है वहां पर। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी मान लो एक दो रॉक का टुकड़ा अपने साथ बहा करके वापस ले गया, अब वापस ले गया तो उसमें कॉन्स्टेंटली रगड़ होगा, पानी का भी रगड़ होगा, उनका आपस में भी रगड़ होगा, और इस रगड़ के चक्कर में और ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होता है, और यही रीजन है कि धीरे धीरे बीच का फॉर्मेशन हुआ। वही पानी एक जगह से रॉक उठा करके ले गया समुद्र, और उसको आपस में रगड़ते रगड़ते पानी के साथ अलग अलग रॉक्स के साथ उसको रगड़ते रगड़ते इतना छोटा छोटा महीन महीन कर दिया, और ले जा करके एक किनारे पे फेंक दिया, जहां पर फेंका वहां पर बीच बन गया। सॉइल अगर आप ध्यान देखो तो सैंड जो है वो भी तो छोटा छोटा रॉक का पार्टिकल ही है, एकदम से छोटा छोटा महीन महीन, तो वो जो है वो भी कैसे बन रहा है, यही रॉक्स के डिग्रेडेशन से। ठीक है, इसी तरह से हो गया आपका, ये हो गया आपका सन, एक हो गया वाटर। ठीक है, तीसरा होता है एयर। एयर के साथ भी लगभग वही कहानी है, लेकिन एयर का मार उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप इमेजिन करो एक पहाड़ है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है बट फिर भी एक पहाड़ है, वहां पर जो ऊपर में जो हवा होगा वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है, ऊपर में तो और स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है ना, तो जो जब ऊपर में है, ऊपर वाला एरिया जो है वो ज्यादा मार खा रहा है, नीचे वाला एरिया कम मार खा रहा है, तो ऊपर में से धीरे 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 वही सॉइल का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, और वो खिसक खिसक के नीचे चलता जाएगा। उसी तरह से हवा काम करता है जिस तरह से पानी काम करता है, लगातार उस पर चोट करता रहता है और कहीं ना कहीं ये उसको लूज करते चला जाता है। तो यहाँ तो लूज भी यही कर रहा है, मतलब एयर के केस में लूज भी वही कर रहा है, और कई बार जैसे मान लो वाटर के एक्शन से या फिर सूर्य के एक्शन से वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो गया है, कुछ पार्टिकल्स उसका लूज हो गया है, हवा आया वो उसको अपने साथ बहा करके ले गया। अब बहा करके ले गया तो फिर वही आपस में वो जो हवा में उड़ रहा है वो भी तो स्टोन्स आपस में टकराएगा, और टकराएगा तो और छोटे छोटे पीसेस हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते एयर, वाटर, सन, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सब हो गए मेजर रोल प्ले करने वाले, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि माइनर रोल प्ले करते हैं बट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। कौन से हैं ये ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला जो आता है वो है लाइकेन। ठीक है, सुना नाम ये लाइकेन। लाइकेन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक्चुअली एक नहीं, ये दो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगी और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लाइकेन इज द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं ऐसा एसोसिएशन को, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों को ही फायदा होता है। लाइकेन ही एक ऐसा एसोसिएशन का नाम है। थोड़ा बात करते हैं इसमें। फंगी जो होता है, फंगी के पास एक खासियत होता है कि इसके पास रूट होता है। ठीक है, रूट है
वो सब कुछ ले सकता है, सारा न्यूट्रिएंट ले सकता है सॉइल से, लेकिन उसके पास वो चीज़ नहीं है जो कि प्लांट्स के पास है। क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। वो क्लोरोफिल नहीं है जिसके साथ वो खाना पका सके। तो वो सिंस वो भी फंगी भी वही न्यूट्रिएंट्स रिसीव कर सकता है सॉइल से, प्लांट्स कर सकता है सॉइल से, लेकिन क्लोरोफिल के एब्सेंस के कारण वो खाना नहीं पका सकता। बैक्टीरिया के पास क्या है? काफी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो अपना खाना पका सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते हैं। उनको वाटर मीडियम चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के मीडियम में उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तब वो ले पाएंगे, सॉइल से वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फंगी का हेल्प लेकर के इन बैक्टीरिया को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, और ये बैक्टीरिया जो खाना पकाता है क्लोरोफिल का अपना यूज करने के बाद, जो भी उसको सब्सटेंस मिलता है, जो ग्लूकोज मिलता है, वो फंगी के साथ बांट लेता है। ठीक है, फंगी के पास क्या था? फंगी के पास वो मशीन था जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स निकाल सकता है सॉइल से या फिर रॉक से भी। ठीक है, और बैक्टीरिया के पास क्या था? बैक्टीरिया खाना बना सकता था, लेकिन उसके पास वो मशीन नहीं था। फंगी के पास वो मशीन था लेकिन खाना नहीं बना सकता था। तो क्या किया, दोनों आपस में मिल गया, दोनों एक मशीन का काम कर रहा है और अपना मशीन को यूज में लगा रहा है न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, और दूसरा उसका न्यूट्रिएंट्स लेकर के खाना बना दे रहा है, दोनों मिल बांट के खा रहा है। तो ऐसा जो एसोसिएशन होता है इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, और लाइकेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन इनफैक्ट प्लांट से एक कदम और आगे है। क्यों? क्योंकि फंगी जो होते हैं, फंगी के पास कुछ ऐसा केमिकल्स होता है जिसके कारण वो अपने सबस्ट्रेटम को गला सकते हैं। ठीक है, तो रॉक्स में भी लाइकेन रह सकता है, क्योंकि वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके थ्रू उसके आसपास वाला एरिया से वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, सिंस वहां पर वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो केमिकल निकाल रहा है, तो जहां जहां केमिकल का असर हो रहा है वहां पर तो वो पार्टिकल्स टूट जा रहा है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। अब जितना चाहिए फंगी को उतना वो ले लेगा, और बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा। तो धीरे 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 करके ये भी इरोजन होता रहता है। ठीक है, सॉइल यहाँ से भी बन रहा है, रॉक्स यहाँ से भी डिग्रेड होता है। ठीक है, सो बेसिकली 4 फीचर्स हो गए हमारे पास, 4 ऐसे फैक्टर्स हो गए जो कि सॉइल बनाने का काम कर रहे हैं। पहला सन, दूसरा वाटर, तीसरा एयर, चौथा ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकेन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है इस जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इन फैक्टर्स की मदद से सॉइल तो बन गया, पर क्या ये सॉइल काफी है कि लाइफ सपोर्ट कर सके? क्या इतना हो जाने के बाद जो सॉइल से जो मिनरल्स आया सिर्फ उसी से लाइफ सपोर्ट हो जाएगा? नहीं, लाइफ सपोर्ट करने के लिए सॉइल को एक चीज बहुत जरूरी होता है कि उसमें भी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं घुला रहे और गैसेस घुल सके उसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें पोर्स हो सके, सो दैट उसमें भी स्पेस हो, उसमें भी एयर हो। ठीक है, सो सॉइल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि वो पोरस हो। ठीक है, अब ये पोरस कैसे होगा? अगर उसमें पोर्स है तो पोरस होगा। ठीक है, उसमें पोर्स है तो पोरस होगा। तो सॉइल पोरस कैसे होता है? तो सॉइल पोरस होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमस। ठीक है, अब ये ह्यूमस किस चिड़िया का नाम है? तो ह्यूमस क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरा, लेट्स से एक प्लांट का लीफ ही मर गया और वो गिर गया, अब ये गिर गया तो क्या ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा, इसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। कौन तोड़ता है? ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में रहते हैं। ठीक है, अब घूम फिर के वही साइकिल आ गया ना कि हाँ पोरस होगा तभी तो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ठीक है, ये चीज दूसरा चीज है। बट हाँ, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी तोड़ते हैं, और कुछ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे अर्थ हो, ये भी इस सबको तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है कि जब वो जो टूटा हुआ जो लीफ है वो जब सड़ रहा है धीरे धीरे, वो सड़ा हुआ जो आधा अनडिके मतलब सड़ जाने के बाद, मतलब इनिशियल ब्रेकडाउन के बाद वो धीरे धीरे सड़ाता है उसको ऑर्गेनिजम्स, तो
तो वो जो सड़ाने के बाद जो रिलीज होता है, जो केमिकल होता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि आप डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा ह्यूमस है। और जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उतना ज्यादा सॉइल पोरस होगा, उतना ज्यादा उसमें पोर्स होगा, और जितना पोर्स होगा उस पोरस होगा, जितना पोर्स होगा उसमें उतना ज्यादा ही वो लाइफ सपोर्टिंग होगा। सो जितना ज्यादा पोर्स है, जितना ज्यादा ह्यूमस है उसमें, उतना बढ़िया वो सॉइल का टेक्सचर है। और सिर्फ ये जो ह्यूमस है ये आपका टॉप मोस्ट पोर्शन में ज्यादा होता है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है कि टॉप मोस्ट पोर्शन में क्यों ज्यादा होता है, तो उसमें तो ये रीजन है कि जब भी कुछ मरेगा तो टॉप में ही मरेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मरते ही वो दब जाएगा अंदर, नहीं होता है ना, वो टॉप में ही रहता है। अगर चलो आप मान लो कि कह रहे हो कि हाँ ठीक है उसको गाड़ दिए, गाड़ोगे भी तो कितना करोगे, 15 फीट, उससे तो नीचे नहीं जाओगे। 15 फीट अर्थ का जो ये है क्रस्ट है, उससे कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो वो टॉप पोर्शन में ही है। तो जो भी टॉप पोर्शन में होता है वहीं पर ये डिकेइंग का काम होता है, वहीं पर ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है सॉइल का, टॉप सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, टॉप सॉइल यही सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, इसी में सबसे ज्यादा पोर्स होता है। और जितना ज्यादा पोरस होगा, जितना ज्यादा उसमें ह्यूमस होगा, उतना बढ़िया सॉइल का टेक्सचर और क्वालिटी होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसमें, जितना ज्यादा अर्थवॉर्म्स सपोर्ट कर सकेगा वो सॉइल, उतना बढ़िया उसका टेक्सचर होगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, सॉइल को बांध करके रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब चलो ठीक है, पोरस होना तो एक बात है ना, बट उसमें वो सॉइल को रिटेन करके रह सके। ऐसा नहीं कि पानी डाला पूरा का पूरा नीचे चला गया। तो एक रिटेंटिविटी चाहिए होता है, एक ये चाहिए, पॉपुलेशन का कैपेबिलिटी चाहिए होता है। पॉपुलेशन का बेटर होता है आपका ये ह्यूमस के प्रेजेंस में। ठीक है, पोरस और पॉपुलेशन का जो कैपेसिटी है वो बेटर होता है आपका ह्यूमस से, जो कि टॉप सॉइल होता है आपका, जो भी आपका टॉप सॉइल में मिलता है। ठीक है, और बात दूसरा मैंने किया रिटेंटिविटी, कितना ज्यादा पानी को रिटेन करके रह सकता है। पॉपुलेशन इज, जब पानी डालोगे तो कितना जल्दी से तेजी से नीचे चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा पोरस होगा उतना अच्छा उसका पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो सॉइल क्वालिटी बढ़िया है। दूसरा कि रिटेंशन कितना ज्यादा कर रहा है, कितना ज्यादा वो पानी को पकड़ करके रख रहा है, कितना ज्यादा आप उसमें पानी डालते जाओगे तो भी वो ओवरफ्लो नहीं होगा। दैट इज द रिटेंशन कैपेबिलिटी। ये चीज बढ़िया होता है जितना ज्यादा सॉइल में आपका प्लांट्स रहेगा। जिस सॉइल में आपका प्लांट उगा हुआ है उस सॉइल पर अगर पानी गिर भी जाए, बहुत तेजी से भी आए, तो भी उतना सॉइल इरोजन नहीं होता है जितना कि खाली जमीन पर होता है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होना, ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ ह्यूमस का प्रेजेंट होना, वो जो कि पोरस को बनाएगा, और उसमें कितना ऑर्गेनिजम्स रह रहा है, कितना ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर रहा है सॉइल, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, सॉइल का टेक्सचर के लिए। जितना बढ़िया सॉइल का टेक्सचर होगा उतना बढ़िया वहाँ का वेजिटेशन होगा। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज होता है और अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट सॉइल पोल्यूशन तो अभी भी क्वेश्चन में है। सॉइल पोल्यूशन क्या, जैसे एयर क्वालिटी खराब हुआ, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर क्वालिटी खराब हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया तो सॉइल पोल्यूशन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स के नाम पे बहुत ज्यादा चीज नहीं है, वही चीज है जो कि हम लोग फार्मिंग में यूज करते हैं, बिकॉज फार्मिंग का डायरेक्ट लेना देना पूरा का पूरा सॉइल से ही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, जितना ज्यादा आप केमिकल्स यूज करोगे सॉइल पे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा सॉइल को। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सॉइल का टेक्सचर खराब होता है। कैसे खराब होता है? वो आप जब केमिकल्स आ रहे हो तो उसका जो नेचुरल ये जो ह्यूमस कंटेंट है वो धीरे धीरे घट रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में था, जो कि इस ह्यूमस का कंटेंट को बढ़ा रहा था, वही मर जा रहा है। मर गया तो फिर क्या होगा? ह्यूमस बन नहीं पाएगा, ह्यूमस बनेगा नहीं तो धीरे धीरे टेक्सचर खराब होगा। ठीक है, सिर्फ ह्यूमस को, वो बैक्टीरिया को ही नहीं मार रहा है, अर्थवॉर्म भी अगर पेस्टिसाइड खा लेगा तो अर्थवॉर्म का भी डेथ हो जाएगा, और उसके कारण अर्थवॉर्म भी नहीं रहा तो ह्यूमस कंटेंट और कम हो जाएगा।
तो इसीलिए जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज होगा उतना कम ह्यूमस कंटेंट होता चला जाएगा और उतना जल्दी सॉइल का टेक्सचर खराब होगा। तो सॉइल का टेक्सचर खराब होने के सॉइल का टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में, वो एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कि ये मेंटेन हो सकता है। फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्यूर्स यूज करें तो फिर आपका सॉइल ज़्यादा टाइम तक वो टेक्सचर मेंटेन कर पाएगा, ज़्यादा फर्टाइल रह पाएगा। ठीक है, ये तो बात रहा सॉइल पोल्यूशन का। बट सिर्फ सॉइल में सिर्फ सॉइल पोल्यूशन ही नहीं होता है, सॉइल इरोजन भी होता है। तो ये सॉइल इरोजन क्या होता है? तो जैसे रॉक का इरोजन होने से सॉइल फॉर्म हुआ, ठीक है, जिस तरह का रॉक इरोजन हुआ उस तरह का सॉइल फॉर्म हुआ और उस तरह का वेजिटेशन वो सपोर्ट किया। तो देखा जाए तो जैसे रॉक इरोजन हुआ सॉइल बना, वैसे ही सॉइल इरोजन होकर के वो जमीन को बंजर भी बना देगा। ठीक है, और फैक्टर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं? यही फैक्टर्स जो कि रॉक से सॉइल बना रहे हैं, यही सॉइल से बंजर जमीन भी बना रहे हैं। ठीक है, बंजर यानी कि कुछ नहीं रहेगा उसमें, पूरा का पूरा फर्टाइल सॉइल हो गया। टॉप मोस्ट लेयर ही तो आपका मेन सॉइल है ना, हम बोलते हैं ना टॉप सॉइल जो टॉपर मोस्ट लेयर है जिसमें कि ह्यूमस है, यही वो सॉइल है जो कि आपका जो इसका मेन टेक्सचर मैटर करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट घुला होना मैटर करता है, जो कि आपका प्लांट को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आपका टॉप सॉइल मैटर करता है। और यही टॉप सॉइल अगर किसी न किसी कारण से उड़ जाए, धुल जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो आपका सॉइल का टेक्सचर को खराब कर देता है, सॉइल इरोड कर देता है, सॉइल इसका इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सन, ठीक है, सन का कंटिन्यूअस हीटिंग से क्या होगा, उसका पीएच, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी ये बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उसको छोड़ के रखोगे वैसे वैसे ये सन का हीट के कारण उड़ जाएगा और इवापोरेट कर जाएगा, रह जाएगा सॉइल में क्या, नमक। तो सैलिनिटी बढ़ गया, लाइफ सपोर्टिंग खत्म। वाटर, अगर टॉप सॉइल धुल गया, जोर से पानी आया उसके साथ साथ धुल गया, वाटर का तो काम ही है, धो देता है सब कुछ। वाटर को धो करके सॉइल बना दिया, सॉइल को धो करके कुछ और बना दिया। ठीक है, सेम विथ एयर, खाली पड़ा रहेगा जमीन तो हवा के साथ साथ सॉइल भी उड़ जाएगा, सॉइल का टेक्सचर आपको खत्म। ऑर्गेनिजम्स जब नहीं रह जाएंगे तब ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जो सेम रीजन जिसके कारण सॉइल खराब बनता है, वही सेम रीजन हो सकता है सॉइल के इरोजन होने का। तो सॉइल का इरोजन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? सबसे मेन चीज जो होता है, सॉइल को पकड़ के कोई रखे, तो सॉइल को अगर कोई पकड़ के रखेगा तो वो इरोड नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा, जिसका फर्क भी नहीं पड़ेगा सॉइल को। क्या हो सकता है वो चीज पकड़ने वाला? अभी हमने बात की था रिटेंशन पे, कि प्लांट्स लगा देने से, प्लांट जिस सॉइल पे वेजिटेशन कंटिन्यूअस रहता है वहां पर प्लांट्स उसको पकड़ के रखता है, इरोजन नहीं होने देता है, जिसके कारण सॉइल का टेक्सचर काफी दिन तक मेंटेन हो जाता है। यही रीजन है कि फॉरेस्ट आपका हमेशा घना मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही कोई जमीन जिसको खाली छोड़ दिए हो वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल को अगर बचा करके रखना है तो उसमें प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि डिफॉरेस्टेशन रुक जाए। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? वही कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जिस रेट पर काटा जाता है प्लांट्स को, उसके कारण सॉइल का इरोजन, सॉइल का टेक्सचर खराब होना बहुत ही नॉर्मल है। और यही रीजन है कि धीरे धीरे वाटर टेबल भी खराब होते चला जाता है। क्यों वाटर टेबल खराब हो रहा है? क्योंकि वाटर सॉइल तो आपका हार्ड हो गया, वो उसमें रिटेंशन नहीं रहा, वो पर्कुलेशन कैपेबिलिटी नहीं रहा, तो इसी कारण वाटर टेबल आपका गिरता चला जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये सारा चीज लिंक्ड है, और सॉइल इरोजन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका, आपका वाटर टेबल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही चीज है, क्या? एफोरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स रहेगा, जमीन खाली नहीं रहेगा, सॉइल का टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा, वेजिटेशन भी मेंटेन रहेगा, आपका एयर क्वालिटी भी बेटर होगा, वाटर क्वालिटी भी बेटर होगा, सॉइल क्वालिटी भी बेटर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा सॉइल और सॉइल रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगी तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।